ओला इलेक्ट्रिक कभी ये ईवी क्रांति का पोस्टर बॉय था ना। हाँ बिल्कुल। और आज देखिए शेयर लुढ़क कर मतलब 40 रुपए के आसपास आ गया है। तो ये जो भारी गिरावट है, क्या ये एक बड़ा मौका है या फिर इसे खतरे की घंटी समझे? देखिए हमारे पास कंपनी की जो हालिया अर्निंग्स कॉल है, कई एनालिस्ट रिपोर्ट्स हैं और बाजार के आंकड़े भी हैं। हाँ। तो आज हम सिर्फ शेयर की कीमत पर नहीं रुकेंगे, बल्कि कंपनी की सेहत, उसकी चुनौतियां और हाँ आगे की क्या योजनाएं हैं, इन सब पर गौर करेंगे। सही बात है। मतलब मेन सवाल यही है, क्या 40 रुपए के भाव पर ओला में पैसा लगाना क्या ये समझदारी है? बिल्कुल, यही पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इन सारे स्रोतों को खंगालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक के साथ चल क्या रहा है। ठीक है। सबसे पहले वो कड़वी सच्चाई जो निवेशकों को परेशान कर रही है। स्टॉक अपने पीक से, मतलब सबसे ऊंचे स्तर से, करीब 72% नीचे आ चुका है। 72%, ये बहुत ज्यादा है। हाँ, और बड़े निवेशक जैसे हुंडई, किया, वो भी अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल गए हैं। ये भरोसे के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और देखिए दिक्कतें सिर्फ शेयर बाजार तक ही नहीं है, मतलब ऑपरेशनल लेवल पर भी चुनौतियां कम नहीं है। जैसे उनका मार्केट शेयर मई 2024 में जहां ये करीब 50% था, वो मई 2025 तक गिरकर सिर्फ 20% के आसपास रह गया। 50 से 20%? बाप रे। हाँ, बहुत बड़ी गिरावट है। फिर गाड़ियों की क्वालिटी पर भी सवाल उठे हैं। वो आग लगने की घटनाएं हुई थीं। हाँ, वो तो काफी न्यूज में था। और सस्पेंशन टूटना, और इंडस्ट्री सूत्रों की माने तो स्कूटर का जो डिजिटल कंसोल है, मतलब HMI, उसमें 75% तक की विफलता दर की भी खबरें आई हैं। 75%? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और ऊपर से आफ्टर सेल सर्विस की शिकायतें भी आम हैं। ये सब मिलकर ब्रांड की इमेज को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, और एक वो खबर भी थी कि एक सहायक कंपनी रोसमर्टा डिजिटल सर्विसेज, उसके खिलाफ दिवालियापन याचिका भी दायर हुई है। सही कहा। और Q4 FY25 के नतीजे वो भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। घाटा लगभग दुगना हो गया और रेवेन्यू 62% गिर गया। बाप रे, ये तो वाकई चिंताजनक आंकड़े लग रहे हैं। इसमें एक और एंगल है सरकारी सब्सिडी का। फेम जैसी स्कीम्स जिनसे शुरू में ईवी कंपनियों को काफी सहारा मिला था, हाँ, वो तो था। वो अब धीरे धीरे कम हो रही हैं या खत्म हो रही हैं। तो अब कंपनी को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा बिना उस सहारे के। लेकिन क्या कहानी में कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब क्या कुछ पॉजिटिव संकेत भी दिख रहे हैं? हाँ, कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। मैनेजमेंट ने हाल ही में कहा कि Q1 FY26 में, यानी जो जून 2025 वाला महीना था, उनका ऑटो सेगमेंट पहली बार ईबिटा पॉजिटिव हुआ है। ईबिटा पॉजिटिव मतलब ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट? हाँ, ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये एक अहम पड़ाव माना जा सकता है उनके लिए। ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल। और ग्रॉस मार्जिन भी सुधरा है, मतलब प्रोडक्ट बनाने की लागत और बिक्री कीमत का जो अंतर है वो अब 22 से 26% के बीच आ गया है, और ये ज्यादातर बिना सब्सिडी के हैं। अच्छा। तो मैनेजमेंट अब सिर्फ एक्सपेंशन नहीं कर रहा, अब वो लाभदायक विकास या प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर फोकस करने की बात कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी में बदलाव दिख रहा है। कैश फ्लो का क्या हाल है? कैश फ्लो की स्थिति भी सुधर रही है। ऑटो बिजनेस इस तिमाही लगभग ऑपरेशनल कैश फ्लो न्यूट्रल था, और उम्मीद है कि FY26 के अंत तक फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा। उनके पास कैश कितना है अभी, और कर्ज? कंपनी के पास करीब 3,200 करोड़ रुपए कैश बताया जा रहा है, लेकिन साथ ही करीब 2,000 करोड़ का कर्ज भी है। अच्छा, तो कैश है पर कर्ज भी ठीक ठाक है। हाँ, और वो नया NCD, मतलब एक तरह का कॉर्पोरेट लोन, जारी करके मौजूदा कर्ज चुकाने की योजना बना रहे हैं। और लागत कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? वो प्रोजेक्ट लक्ष्य नाम से कुछ चला रहे हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए। और जो नया Gen 3 प्लेटफॉर्म है, जिससे अब उनकी 80% बिक्री हो रही है, वो बेहतर मार्जिन भी देता है। तो इनसे भी मदद मिल रही है। ओला का एक बड़ा दावा हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी का रहा है, मतलब इन हाउस R&D। क्या वो अभी उनकी ताकत है? निश्चित रूप से ये उनका एक मजबूत पक्ष है। वो अपनी मोटर कंट्रोलर खुद बनाते हैं। हाँ, ये तो वो शुरू से कह रहे हैं। और अब वो जल्द ही बिना रेयर अर्थ वाली मोटर लाने की तैयारी में है, और अपना खुद का ABS सिस्टम भी। इससे लागत कम होगी और दूसरों पर निर्भरता भी घटेगी। अच्छा, और वो उनका MoveOS प्लस सब्सक्रिप्शन मॉडल, वो कैसा चल रहा है? वो काफी अच्छा चल रहा है। 70% से ज्यादा ग्राहक उसे ले रहे हैं। इससे हर स्कूटर पर उनकी औसत कमाई यानी ASP बढ़ रही है। तो टेक्नोलॉजी और सब्सक्रिप्शन, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। हाँ। और उनकी वो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना गीगा फैक्ट्री, उसका क्या स्टेटस है? हाँ, वो उनका सबसे बड़ा दाव है। मैनेजमेंट का कहना है कि नवरात्रि तक ग्राहकों को 4680 सेल वाली गाड़ियां मिलनी शुरू हो जाएंगे। 4680 सेल्स, ये कुछ नया है। हाँ, ये नई तरह की सेल्स हैं जिनसे बेहतर परफॉर्मेंस और कम लागत की उम्मीद की जाती है। उनका लक्ष्य 5 गीगावाट क्षमता तक पहुंचना है। और क्या खुद सेल्स बनाना सस्ता पड़ेगा उन्हें? उनका तो यही तर्क है। खासकर PLI स्कीम के साथ ये बाहर से खरीदने से सस्ता पड़ेगा, भले ही वो PLI के सारे लक्ष्य पूरे न भी कर पाएं, जिसके लिए उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए पेनल्टी का प्रावधान भी रखा है। अच्छा, और बाइक, उसका क्या हुआ? बाइक का लॉन्च भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मतलब काम चल रहा है उसमें भी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब आते हैं मेन सवाल पर, 40 रुपए के मौजूदा स्तर पर क्या करना चाहिए?
एनालिस्ट लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ राय बटी हुई है। ट्रेंड लाइन के डेटा के मुताबिक ज्यादातर एनालिस्ट होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और औसत 12 महीने का टारगेट प्राइस करीब 59 रुपीस बता रहे हैं। 59 रुपए, मतलब अभी के भाव से करीब 50% ऊपर। हाँ, औसत टारगेट यही है, लेकिन एक एक्सपर्ट है क्रांति बथीनी, उनका मानना है कि ये हाई रिस्क निवेश है। हाई रिस्क क्यों? क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि लंबे समय में ये गेम चेंजर बन सकता है, खासकर अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी के दम पर ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं। हाँ, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली बात। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि FIIs मतलब विदेशी निवेशक वो रुचि दिखा रहे हैं। सिटी ग्रुप ने हाल ही में 1.18% हिस्सेदारी खरीदी है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। क्या बड़े निवेशक इस कीमत पर कुछ वैल्यू देख रहे हैं? ये एक सवाल है। और टेक्निकली चार्ट्स क्या कहते हैं? तकनीकी चार्ट्स पर स्टॉक ओवरसोल्ड जोन के करीब है, मतलब शायद बिकवाली कुछ ज्यादा हो गई है और 40 रुपए का लेवल एक अहम सपोर्ट माना जा रहा है। अच्छा, एक और बात, बोर्ड ने हाल ही में IPO से जुटाए फंड के इस्तेमाल में बदलाव को भी मंजूरी दी है। अभी शेयर धारकों की मंजूरी बाकी है। ये शायद उनकी बदलती प्राथमिकताओं का संकेत हो सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी मिली जुली सी है। एक तरफ गंभीर वित्तीय चुनौतियां हैं, ऑपरेशनल दिक्कतें हैं, मार्केट शेयर गिर रहा है, भरोसे के मुद्दे हैं। बिल्कुल, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में उनकी अपनी ताकत है। लागत नियंत्रण के कुछ शुरुआती पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं, गीगा फैक्ट्री का बड़ा वादा है और मैनेजमेंट का आत्मविश्वास भी है। हालिया अर्निंग्स कॉल में वो काफी सकारात्मक दिखे। तो बड़ा सवाल यही रह जाता है कि क्या ओला अपनी इन तकनीकी महत्वाकांक्षाओं को जमीनी हकीकत में बदल पाएगी, वो भी इतने कंपटीशन और वित्तीय दबाव के बीच। सही, 40 रुपए का भाव सुनने में आकर्षक लग सकता है, पर जोखिम भी उतनी ही साफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो निवेशकों के लिए सोचने वाली बात यह है, वो कौन सा एक निर्णायक मोड़ या उपलब्धि होगी जो ये साबित करे कि हाँ, ओला अब वाकई पटरी पर लौट आई है और ये जोखिम उठाना सही है। हाँ, क्या वो गीगा फैक्ट्री का समय पर प्रोडक्शन शुरू करना होगा, या फिर लगातार कुछ तिमाहियों तक मुनाफा दिखाना होगा, या मार्केट शेयर में फिर से बढ़ोतरी? इसका जवाब तो शायद भविष्य के नतीजों में ही छिपा है।